चलिए इसमें अगला नोट पॉइंट देते हैं। देखिए अगर कोई रिएक्शन हो रहा है, उस रिएक्शन में आपको रिएक्टेंट्स का मास और प्रोडक्ट का मास पता हो, तब तो आप बड़ी आसानी से बता दोगे कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। लेकिन सपोज करो आपको एक रिएक्शन दे दिया गया, कौन सा, N2 प्लस 3H2 फॉर्मिंग 2NH3। अब आपसे पूछ लिया जाए कि ये रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो आप कहोगे कि भाई यहाँ पे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या अमोनिया का मास तो गिवन ही नहीं है। ये तो गिवन ही नहीं है कि रिएक्शन होने के पहले आपने नाइट्रोजन, हाइड्रोजन का कितना मास लिया था और रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद आपको अमोनिया का कितना मास मिला। तो कैसे बताया जाए कि ये रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगा या नहीं करेगा। तो देखिए ऐसे केस के लिए आप दूसरा तरीका अप्लाई करोगे। क्या भाई, आप देखो यहाँ पे N2 का कितना मोल यूज हो रहा है, 1 मोल है, यानी कि यहाँ पे N2 का 1 मोल यूज हो रहा है और 1 मोल का मास कितना होता है, मोलर मास के इक्वल, यानी कि N2 का 1 मोल मतलब कि N2 का मोलर मास हो गया और N2 का मोलर मास कितना है, 28 ग्राम है। आप देख लो 1 मोल N2 को आप रिएक्ट करवा रहे हो कितने से, देखो 3 मोल H2 से, और आपका क्या बन रहा है, 2 मोल NH3, यही तो बन रहा है। तो आपको यह देखना है कि क्या 1 मोल N2 और 3 मोल H2 का जो मास है, 1 मोल N2 और 3 मोल H2 का जो टोटल मास है, वही मास 2 मोल NH3 का भी है। अगर ऐसा है तो आप कहोगे कि भाई रिएक्शन होने के पहले और रिएक्शन होने के बाद मास सेम है, यानी कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। तो देखो 1 मोल N2 का मास कितना होता है, मोलर मास ऑफ N2 यानी कि 28 ग्राम। 3 मोल ऑफ H2 क्या हो जाएगा, 3 इंटू मोलर मास ऑफ H2 यानी कि इतना ग्राम, इक्वल्स टू 2 मोल ऑफ NH3 मतलब 2 इंटू मोलर मास ऑफ NH3 17 ग्राम। तो आप देखो ये 28 हो गया, ये 6 हो गया, ये 34 हो गया। तो आप देखो दोनों सेम ही आ रहा है, 34 इधर भी आ रहा है और 34 इधर भी आ रहा है, यानी कि ये रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, मान लो आपको रिएक्शन दे दिया जाए H2 प्लस O2 फॉर्मिंग H2O। अब आपसे कह दिया जाए कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पता करो। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा जब भी कोई रिएक्शन गिवन हो उसमें आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को अप्लाई करना हो तो सबसे पहले आप उस रिएक्शन को बैलेंस करोगे, यानी कि 1/2
यहां पे करोगे तब ये बैलेंस होगा। अब इसमें जैसे यहां पे हमने अप्लाई किया वैसे यहां अप्लाई कर दो, यानी कि टोटल मास बिफोर रिएक्शन, मास बिफोर रिएक्शन, या आप ये लिख दो मास ऑफ H2 प्लस मास ऑफ O2 कितना आएगा, इसका एक मोल H2 का मास क्या हुआ, मोलर मास ऑफ H2 यानी कि 2 ग्राम, प्लस O2 का कितना मोल, 1/2 मोल, 1/2 मोल का मास कितना हुआ, 1/2 इंटू मोलर मास ऑफ O2, और मोलर मास ऑफ O2 कितना होगा 32 ग्राम। आप इसको सॉल्व कीजिए तो आ जाएगा 18 ग्राम। ठीक, H2O का मेजर करो, मास ऑफ H2O कितना आएगा, आप देखो 18 ग्राम आएगा। तो यहां भी देखो जो रिएक्टेंट का मास है वही प्रोडक्ट का मास है, यानी कि ये भी आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। लेकिन ये जो दोनों रिएक्शन है इसमें आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को तभी अप्लाई कर पा रहे हो जब ये दोनों रिएक्शन बैलेंस होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी रिएक्शन का जो केमिकल बैलेंसिंग होती है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे ही डिपेंड होता है। ये ध्यान देना, ये हो सकता है कभी किसी एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो केमिकल बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। केमिकल बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन is based on law of conservation of mass। ठीक है, ये जो चीजें हमने बताई ये तो आपको पता रहा होगा पहले भी, ठीक ना। ये मूल कॉन्सेप्ट में स्टोइकोमेट्रिक की चीज है, ये आपको पता रहा होगा। लेकिन ये वाली जो चीज है इसको आप ध्यान दीजिएगा, हो सकता है कभी बाय डिफॉल्ट पूछ लिया जाए कि जो केमिकल बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन होता है वो किस लॉ पे बेस्ड होता है। तो आपकी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में बस इतना ही है, ठीक ना। तो आज के लेक्चर में हम लोग बस इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। थैंक यू।